The Iron Dome. Israel's Iron Dome air defense system. Iron Dome. Iron Dome. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आप जानेंगे कि इसराइल का आयरन डोम कैसे काम करता है, इस पर अरबों डॉलर्स क्यों खर्च होते हैं और इसराइल इसको कैसे अफोर्ड करता है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ कि दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम कैसे बना। 1948 में इसराइल ने इब्तदाई साइंस कोर कायम किया, जिसे ही मेड कहा जाता था। 1952 में श्लोमो गोर की क़यादत में इसे रिसर्च एंड डिजाइन डायरेक्टोरेट का नाम दिया गया। सिर्फ 2 साल बाद ही 1954 में डेविड बिन गोरियन ने इसे राफाइल का नाम दिया, जो हिब्रू जुबान में खुदा ने शिफा दी के मायने रखता है और इसकी दिफा और इजाद की मिशन की अक्कासी करता है। फरवरी 2007 में इसराइली वजीर दिफा आमिर प्रेट्स ने राफाइल को एक जदीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की इजाजत दी। अमेरिका के साथ शराकतदारी करते हुए राफाइल ने इस अहम मंसूबे पर काम शुरू किया। जदीद टेक्नोलॉजी और इश्तराकी मुहारत का इस्तेमाल करते हुए मार्च 2009 में उन्होंने आयरन डोम का पहला कामयाब फील्ड टेस्ट मनाया, जो खतरात को 90% की दुरुस्तगी से रोकने में कामयाब रहा। ये संगे मील न सिर्फ राफाइल की जहानत को जाहिर करता है, बल्कि इसराइल की दिफाई सलाहियतों में से एक नए दौर का आगाज भी करता है, जो इसके शहरियों के लिए बढ़ती हुई हिफाजत की जमानत देता है। मगर आयरन डोम आखिर काम कैसे करता है? आयरन डोम जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। 3 मोबाइल हिस्सों पर मुश्तमिल है: रेडार यूनिट, कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर, जिन्हें बैटरियां भी कहा जाता है। ये मोबिलिटी इसे वहां तैनात करने की इजाजत देती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रेडार यूनिट इस सिस्टम की पहली दिफाई लाइन है। ये इसराइली फिजाई हदूद में 45 मील के दायरे के अंदर आने वाली किसी भी मिसाइल, ड्रोन, तैयारे या रॉकेट को पकड़ता है। जब कोई मुमकिना खतरा शिनाख्त होता है तो रेडार इसकी रफ्तार और रास्ता मालूम करता है और ये अहम मालूमात कंट्रोल सेंटर को भेजता है। कंट्रोल सेंटर, इसके बाद कंट्रोल सेंटर का किरदार आता है। पेचीदा एल्गोरिदम्स और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल सेंटर के कंप्यूटर्स तेजी से हिसाब लगाते हैं कि आया आने वाला खतरा आबादी वाले इलाके को मारेगा या नहीं। अगर ये फैसला होता है कि खतरा संगीन है तो ये मिसाइल लॉन्चर को कार्रवाई करने का इशारा भेजता है। मिसाइल लॉन्चर, आखिर में मिसाइल लॉन्चर कार्रवाई में आता है। इशारा मिलने पर ये आने वाले खतरे की तरफ एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है, जिसका मकसद इसे फिजा में ही नकारा करना होता है। ये तेज रद्दे अमल जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत में अहम है। इसराइली हुकूमत ने अवामी तौर पर बताया है कि मुल्क भर में 10 आयरन डोम यूनिट तैनात हैं। ताहम हालिया फिजाई हमलों की शिद्दत को देखते हुए माहिरीन का मानना है कि हकीकत तादाद ज्यादा हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर 20 यूनिट से भी तजावत कर सकती है। इसके अलावा राफाइल ने इस जदीद निजाम को बहरी इस्तेमाल के लिए भी डाला है। राफाइल आयरन डोम यूनिट्स को अपने जंगी जहाजों पर नस्ब करके समुद्री खतरात से बचाव फराहम करता है। आयरन डोम की मौसरियत, जिसका मुजाहरा इसकी आला इंटरसेप्शन कामयाबी की शरह से होता है, ये इसराइल की दिफाई हिकमत अमली को एक अहम सतून के तौर पर इसके किरदार को जाहिर करता है, जो मुख्तलिफ हवाई खतरात के खिलाफ एक अहम ढाल फराहम करता है। लेकिन इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा क्यों आता है? मैन्युफैक्चरिंग और तहकीकाती लागतों के अलावा आयरन डोम यूनिट्स को बरकरार रखना एक बड़ा माली बोझ है, जिस पे सालाना तकरीबन $2 बिलियन खर्च होते हैं। इसके अलावा आयरन डोम के लिए मिसाइलों की पैदावार इंतहाई महंगी है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स ईरानी मिसाइलों और हमास के रॉकेटों से 10 से 20 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, जिसका ये मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं, जो निजाम का एक बड़ा नुक्स है। मिसाल के तौर पर लॉन्चर में इस्तेमाल होने वाला एक बुनियादी हेल्प फायर मिसाइल तकरीबन $68,000 का होता है, जबकि ज्यादा जदीद मिसाइल जैसे RIM-162 की कीमत तकरीबन $8 लाख तक होती है और ये कीमतें सालाना बढ़ती जा रही हैं। हर मिसाइल में जदीद गाइडेंस आलात शामिल होते हैं, जिन्हें गिल्स भी कहा जाता है, जो मिसाइल को दुरुस्त तरीके से अपने हदफ तक पहुंचने में मदद करते हैं। 13 अप्रैल 2024 को इसराइल के शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल और गोलान हाइट्स पर 170 ड्रोन, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स, 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के बड़े हमले के जरिए जवाब दिया। इसराइल के दिफाई निजामों, जिनमें आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग शामिल हैं, ने इन खतरात के 99% को रोकने में कामयाबी हासिल की। सिर्फ 9 ड्रोन्स ने इसराइली छोटे अड्डों को निशाना बनाया। इस दिफाई कोशिश में इसराइल के तकरीबन $1 बिलियन खर्च हुए, जिसके मुकाबले में ईरान ने तकरीबन $100 मिलियन खर्च किए, जो इस किस्म की जंग में इक्तिसादी फर्क को जाहिर करता है। अरबों डॉलर्स खर्च करने का मतलब है जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल खतरात से बचाने की कीमत, जो आयरन डोम से वाबस्ता तकनीकी मुहारत और इक्तिसादी चैलेंजेस दोनों की अक्कासी करता है। लेकिन इसराइल इसको कैसे अफोर्ड करता है?
امریکا نے آئرن ڈوم کی ترقی میں مدد کرنے میں براہ راست حصہ لیا اور اس کی ایجاد کے لیے $1.6 بلین سے زیادہ مالی مدد فراہم کی ہے۔ 23 ستمبر 2021 کو امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل کے لیے $1 بلین کی نئی فنڈنگ فراہم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ 2021 میں اسرائیل کو فراہم کی جانے والی $3.8 بلین کی فوجی مالی امداد کے علاوہ ہے۔ 23 ستمبر کے ووٹ سے پہلے ہی امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ڈوم اور دیگر میزائل دفاعی نظاموں کے لیے $500 ملین فراہم کیے۔ 2018 میں امریکہ اور اسرائیل نے 10 سالہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکہ نے ہر سال اسرائیل کو $3.3 بلین کی فوجی مدد اور $500 ملین کی میزائل دفاعی امداد بشمول آئرن ڈوم فراہم کرنے کا عزم لیا۔ حالیہ منظور شدہ $1 بلین کی رقم ان فنڈ میں اضافہ کرتی ہے۔ اس $1 بلین کو سیاق و سباق میں رکھنے کے لیے یہ رقم امریکہ کی تمام پیس کیمپین سے بہت زیادہ ہے، جو کہ $420 ملین ہے اور ناٹو کی کیمپین سے دگنا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ جاری کی جن میں بتایا گیا کہ اسرائیل اور فلسطین میں صورتحال کس طرح نسلی تفریق کی اہل ہے۔ اسرائیلی کنٹرول میں رہنے والے فلسطینی اپنی انسانی حقوق کے منظم خلاف ورزیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ غزہ میں رہنے والے فلسطینی ایک صفا کانہ ناکہ بندی کے تحت رہتے ہیں، جسے اقوام متحدہ اور ریڈ کراس نے اجتماعی سزا کی غیر قانونی شکل قرار دیا ہے۔ اس ناکہ بندی نے غزہ کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کی بنیادی خدمات تک رسائی کو روکتا ہے، جس میں طبی نگہداشت بھی شامل ہے، لوگوں کے سفر کو محدود کرتا ہے اور جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ آئرن ڈوم کچھ راکٹس کو روکنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تنازع کے بڑے محرکات کو روکنے میں کچھ نہیں کرتا اور یہ ایک بڑے فوجی نظام کا حصہ ہے جو نسلی تفریق کو نافذ کرتا ہے۔ زیادہ فوجی خرچ میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے امریکہ کو اسرائیلی نسلی تفریق اور تشدد اور ناانحصاری اور ناانصافی کی جڑوں کو ختم کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ غزہ کی جنگ میں بدسلوکیوں پر شور کے باوجود امریکی صدر نے زور دیا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ان کی وابستگی آئرن کلاڈ ہے۔ حالانکہ غزہ میں بدسلوکیوں پر امریکی امداد کو محدود کرنے کی بڑھتی ہوئی آوازوں کے باوجود جہاں اسرائیلی فوج نے 34,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے کہ کانگریس اور صدر بائیڈن بغیر کسی شرط کے اسرائیلی فوج کو اربوں ڈالرز کے ہتھیار بھیج رہے ہیں تاکہ وہ فلسطینی شہریوں کو شہید کریں، بھوکا رکھیں اور انہیں بے دخل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور زائنسٹ ایجنڈے کو نیست و نابود فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔